Good morning, friends. Let's start our lecture number 21 of economics. Today we will discuss some topics like mudra, MSME, etc. Okay, so let's start our topic with mudra. What is mudra? Mudra is micro unit डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी. ये है माइक्रो, इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस इन एजेंसी एंड स्कीम भी से बोल सकते हैं. ओके, आगे देखते हैं कब ये आया. 2015 में आया. किसके अंडर में ये काम करता है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. ओके, इसे शॉर्ट फॉर्म में SIDBI भी बोलते हैं और इसका हेड क्वार्टर है लखनऊ में और इसमें फंड करता है गवर्नमेंट. ठीक है, आगे देखते हैं इसका पर्पस क्या है. पर्पस क्या है? गवर्नमेंट प्रोवाइड लोन टू बैंक and financial institution. They further provide loan for setting up micro enterprises. Okay, गवर्नमेंट जो है वो लोन देती है बैंक को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को. ओके, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक जो हैं वो लोन देते हैं माइक्रो इंटरप्राइजेस में इन्वेस्ट करने के लिए. ओके, इसे आप लोग लिख लीजिएगा. गवर्नमेंट प्रोवाइड लोन टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दे फर्दर प्रोवाइड लोन फॉर सेटिंग अप माइक्रो इंटरप्राइजेस. ओके, बैंक क्या करती है? गवर्नमेंट क्या करती है? बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को लोन देती है और वो लोन देते हैं माइक्रो इंटरप्राइजेस सेटअप करने के लिए. ओके, आगे देखते हैं. इनिशियली मतलब शुरुआत में गवर्नमेंट ने इसमें 20,000 करोड़ इन्वेस्ट किए. ओके, और बाद में गारंटी दिया कि 3,000 करोड़ और गवर्नमेंट इसमें इन्वेस्ट करेगी. ओके, आगे देखते हैं. इसके अंदर 3 प्रकार के लोन दिए जाते हैं. ओके, 3 टाइप्स ऑफ लोन प्रोवाइडेड अंडर दिस स्कीम लाइक शिशु, किशोर एंड तरुण. लेट्स सी व्हाट इज शिशु. अंडर शिशु बैंक विल प्रोवाइड 50,000 लोन फॉर सेटिंग अप माइक्रो इंटरप्राइजेस. ओके, and if a person, individual or a company asks to loan for more than 50,000 and less than 5 lakh, then it comes under Kishore. Okay, Kishore loan. और अगर 5 लाख से ज़्यादा और 10 लाख से कम का लोन हो तो उसे हम तरुण के अंदर रखेंगे. ओके, ये 3 प्रकार के लोन हैं जो इस पॉलिसी के अंदर दिए जाते हैं माइक्रो इंटरप्राइजेस बनाने के लिए. मुद्रा के अंदर माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी एंड स्कीम के अंदर. इसका मोटो क्या होता है? व्हाट इज मोटो बिहाइंड, एम बिहाइंड दिस, ऑब्जेक्टिव क्या है इनका, वो देखते हैं हम लोग. पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करना चाहते हैं. और दूसरा क्या है? प्रमोटिंग माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस फॉर मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट. जो स्मॉल और माइक्रो इंटरप्राइजेस है उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट वो क्रिएट करे, इसलिए. ओके, promoting micro and small enterprises for more and more employment.
माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को हम अगले टॉपिक में देखेंगे, जो कि अगला टॉपिक हमारा है एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। ओके, आज तक एमएसएमई आप लोग देखते होंगे पेपर में, नहीं समझ पाते होंगे। न्यूज़पेपर में हमेशा एमएसएमई बना रहता है, करंट अफेयर में भी हमेशा एमएसएमई बना रहता है, लेकिन अब आज के बाद आप लोग उसे समझ लेंगे। ओके, और इसमें लोन लेने के लिए कोई एसेट बोरो करने की ज़रूरत नहीं है, कोई कोलेटरल नहीं होता है इसमें। ओके, इसे भी आप लोग लिख लीजिएगा, पूछ सकता है, स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम में भी पूछ सकता है। मेनली बिहार, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, सबका लगभग पैटर्न सेम ही है यूपीएससी से, और थोड़ा फैक्चुअल भी ये लोग पूछते हैं। तो क्या कहते हैं कि आप लोगों को फैक्चुअल भी ज़रूरी है, तो इसमें नो कोलेटरल, मतलब कि नो एसेट। ओके, जिसके कारण क्या होता है, डिफ़ॉल्ट होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। जब कोई एसेट ही नहीं देंगे, भाग जाएंगे, तो क्या करेगी, गरीब हैं, फोर्स भी नहीं कर सकते हैं, क्या फोर्स करके करेंगे, कहाँ से देगा, जेल भेजेंगे, कोई फ़ायदा नहीं, घाटा तो घाटा ही है। सो रेट ऑफ डिफ़ॉल्ट इज़ हाई, हेंस नॉट सक्सीड, जिसके कारण ये ज़्यादा जितना एक्सपेक्ट किया गया उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, हेंस नॉट सक्सीड द वे इट वॉज एक्सपेक्टेड। ओके, अब देखते हैं आगे एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस क्या है। इसे शॉर्ट फॉर्म में हम एमएसएमईज, ज़्यादातर हर जगह एग्ज़ाम के पेपर में भी आपको एमएसएमईज ही मिलेगा। अब इंडिविजुअल अगर किसी एक के लिए पूछ देगा कि माइक्रो इंटरप्राइजेस का रेंज क्या है, स्मॉल इंटरप्राइजेस का रेवेन्यू कितना होना चाहिए, प्रॉफिट कितना होना चाहिए, मीडियम इंटरप्राइजेस का इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए, रेवेन्यू कितना होना चाहिए, तो आप इसके लिए ये याद रख लीजिएगा। बट ज़्यादातर डायरेक्ट एमएसएमई से ही क्वेश्चन पूछता है। ये जो फील्ड होता है हाईली लेबर इंटेंसिव सेक्टर होता है। ओके, और दे प्रोवाइड सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ये सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी देते हैं कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराते हैं, और हाईली लेबर इंटेंसिव होता है। इसमें ज़्यादा स्किलफुल लेबर की भी ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल स्किल भी इसमें काम करता है। ठीक है, भारत में जितनी भी कंपनियां हैं उसमें 99% कंपनियां एमएसएमई से बिलोंग करती हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस से। आउट ऑफ टोटल कंपनीज 99% बिलोंग टू दिस कैटेगरी। ओके, 7 करोड़ एमएसएमई अप्रॉक्स। ओके, ठीक है, और ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं भारत में जो एमएसएमई है, एमएसएमई इन इंडिया आर नॉट इन हेल्दी कंडीशन। एमएसएमई भारत में जो है वो हेल्दी कंडीशन में नहीं है, वर्किंग अच्छे से नहीं हो पा रही है उसके पास, क्योंकि सपोर्ट नहीं है उसके पास किसी का। ठीक है, तो ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज दे कैन नॉट कम्पीट, यानी कि वो बिग लार्ज कॉरपोरेट जो हैं उनको कंपटीशन नहीं दे पाती हैं। तो इस मुद्दे को नज़र रखते हुए भारतीय सरकार ने कई स्कीम्स लाए एमएसएमई को सपोर्ट करने के लिए, उन्हें देखेंगे हम लोग। हेंस in order to provide support to MSME यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया comes out with different schemes. Okay,
आगे देखते हैं। 2006 में, इन 2006 MSME एक्ट वॉज पास्ड। 2006 में MSME एक्ट लाया गया। उसमें डिफाइंड किया गया MSME को द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन मशीन एंड टूल्स, यानी कि मशीन टूल्स में कैपिटल इन्वेस्टमेंट को MSME डिफाइन किया गया। इनिशियली डिफाइंड एज the basis of capital investment in machine and tools। कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट मशीन एंड टूल्स में हुआ है, उस हिसाब से MSME डिफाइन हुआ कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस क्या है। बाद में 2018 में डिफिनीशन को फिर मॉडिफाइड कर दिया गया और अब डेफिनेशन क्या हो गया, द बेसिस ऑफ एनुअल टर्नओवर और रेवेन्यू। जो माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस हैं उनके ईयरली यानी कि एनुअल जो टर्नओवर है उसके बेसिस पे अब डिसाइड करने लगे कि कौन सा माइक्रो है, कौन सा स्मॉल है, कौन सा क्या है। ठीक है, और ये डिफिनीशन कॉमन भी है सर्विस एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विस के लिए, कॉमन फॉर सर्विस एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स। ओके, फिर क्या हुआ 2020 में जब आत्मनिर्भर अभियान चलाया गया, आत्मनिर्भर भारत पैकेज जब लाया गया, तो उस समय फिर MSME को डिफाइन कर दिया गया, फिर डिफिनीशन इसका मॉडिफाइड कर दिया आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत। और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसे हम पढ़ें क्योंकि इसी से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि वो पुराना हो गया है। ठीक, अब इसे समझते हैं। पहला क्या है, पहला है माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए। इसमें 3 डिफिनीशन दी गई। माइक्रो इंटरप्राइजेस, माइक्रो इंटरप्राइजेस में क्या बोला गया कि एनुअल रेवेन्यू जिस कंपनी का 5 करोड़ है, यानी कि साल भर की कमाई 5 करोड़ है और इन्वेस्टमेंट लगभग अप टू 10 करोड़ रुपए की है, तो वो माइक्रो इंटरप्राइजेस के अंतर्गत आएगा। इफ द एनुअल रेवेन्यू ऑफ कंपनी is up to 5 crore rupees and investment is up to 10 करोड़। ठीक है, जिस कंपनी की महीने भर साल भर की कमाई 5 करोड़ से ज़्यादा हो, लगभग 5 करोड़ तक हो और उसका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ का हो, तो वो आएगा माइक्रो इंटरप्राइजेस के अंदर। ठीक है, ये इनका था पहला डिफिनीशन। दूसरा डिफिनीशन था स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए। स्मॉल इंटरप्राइजेस, स्मॉल इंटरप्राइजेस में इन्होंने क्या बोला कि इनकी कमाई जो है साल भर की अप टू 50 करोड़ होनी चाहिए। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट इन्होंने भी सेम रखा 10 करोड़ तक, इस डिफिनेशन में भी। ठीक है, 50 करोड़ क्या है हम लोग का एनुअल रेवेन्यू और 10 करोड़ क्या है इन्वेस्टमेंट। ओके, फिर आगे देखते हैं तीसरा। कल का मैच आप लोगों ने देखा ही होगा, कितना अच्छा हुआ। इंडिया एक तरफा फिर साउथ अफ्रीका को हरा दी और समी सर ने मजाक मजाक में बोला कि 400 वाले भी 100 नहीं बना पाए।
अच्छा खेल रही है इंडिया, उम्मीद है कि वर्ल्ड कप आएगा, आना चाहिए। अच्छा स्क्वाड है, अच्छी टीम है इस समय भारत की, देखते हैं क्या होता है। और पीसीएस के लिए याद रखिएगा लोग कि फाइनल मैच कहाँ हुआ है, ठीक है, सेमीफाइनल कहाँ हुआ। अगर अगर क्या भारत तो अब खेलेगी, क्वालिफाई हो गई है तो इस बात का ध्यान रखिएगा लोग कि सेमीफाइनल कहाँ हुआ है, फाइनल कहाँ हुआ है, ठीक है, भारत ने कितने मैच खेले, ये सब वगैरह। और क्या कहते हैं कि अपकमिंग वेन्यू कहाँ है, वर्ल्ड कप कहाँ होगा, पिछला कहाँ हुआ था, पिछला कहाँ जीता था, फिर आने वाली चैम्पियंस ट्रॉफी है उसका भी थोड़ा देख लीजिएगा लोग कि कहाँ पे होगा। वो तो पाकिस्तान में होस्ट होगा। और लास्ट की जो 2 टीमें होंगी, ये पॉइंट टेबल जब लास्ट में सेमीफाइनल के लिए टीम सेलेक्ट हो जाएंगी तो लास्ट की जो 2 टीमें हैं उनको अगर आप हटा देंगे तो ऊपर की सारी टीमें चैम्पियनशिप ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई करेंगी। इसलिए नीदरलैंड चाहता है कि एक मैच जीते और चैम्पियनशिप ट्रॉफी के लिए। उम्मीद है कि इंग्लैंड इस बार ना आए। और पाकिस्तान में होस्ट हो रहा है, यानी होस्ट जिस कंट्री में चैम्पियनशिप ट्रॉफी होती है उस कंट्री को फ्री मिलता है हैंड, यानी वो खेलेगी ही खेलेगी, बाकी 8 कंट्रियाँ इसमें से सेलेक्ट होंगी, ठीक है। और एशिया कप फिलहाल में अभी बीता है, उसको भी देख लीजिएगा लोग, ठीक है। और एशिया कप में भारत जीता था, और एशियन चैम्पियनशिप जो चल रहा है उसमें भारत ने गोल्ड जीता है, उसे भी याद रखिएगा लोग। कैप्टनशिप किसकी थी ये भी थोड़ा देख लीजिएगा। चलिए बैक टू आवर टॉपिक, मीडियम इंटरप्राइजेस। मीडियम इंटरप्राइजेस जो है उसमें क्या है, 250 करोड़ इनका एनुअल रेवेन्यू होना चाहिए, ठीक है। और 50 करोड़ इनका क्या होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट। तो ये 3 डिफिनेशन डिफाइन हुआ 2020 में आत्मनिर्भर भारत का जो अभियान चालू हुआ था, आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत ये 3 डिफिनीशन गवर्नमेंट ने दिया, ठीक है। और एनुअल रेवेन्यू को कैलकुलेट करने के लिए जो एक्सपोर्ट है उसे नहीं ऐड किया जाएगा। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट एनुअल revenue, export is not added, export is not added, ओके। इसके बाद देखते हैं दोस कंपनी नॉट फॉल अंडर दिस क्राइटेरिया, यानी कि जो कंपनी इस क्राइटेरिया के अंदर नहीं आती है वो क्या हो जाएगी, अब वो हो जाएगी लार्ज एंटरप्राइजेस, जो कि सिर्फ 1% है। those company not fall under this criteria termed as large enterprises, ओके। आगे देखते हैं अपना तीसरा टॉपिक और आज का आखिरी टॉपिक। इसके बाद कल हम लोग डिस्कस करेंगे पेमेंट बैंक एंड स्मॉल पेमेंट बैंक, जो कि मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कल उसे एकदम डीप में, एकदम डिटेल में उसको स्टडी किया जाएगा लेक्चर नंबर 22 में, ठीक है। आइए अब देखते हैं आज का आखिरी टॉपिक क्या है, प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना से सब अवगत होगा क्योंकि सब लोग विलेज से ताल्लुक़ रखते हैं और हमेशा करंट अफेयर एंड न्यूज़पेपर में बना है इस समय, ठीक है। प्रधानमंत्री जनधन योजना क्या है, प्रधानमंत्री जनधन योजना जो लाया गया वो फाइनेंशियल इंक्लूजन को अचीव करने के लिए, और फाइनेंशियल इंक्लूजन हम प्रीवियस लेक्चर में ही पढ़े हैं। आप लोग अगर नहीं देखे होंगे प्रीवियस लेक्चर तो देखिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन को मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। और फाइनेंशियल इंक्लूजन समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इकोनॉमिक्स से रिलेट करके कभी कभार
पेपर 1 में भी फाइनेंशियल इंक्लूजन से क्वेश्चन आ जाते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है? फाइनेंशियल इंक्लूजन पिछले ही लेक्चर में भी हम लोग पढ़े हैं कि हर व्यक्ति को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना है। यही है एजेंडा फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंतर्गत, यही है फाइनेंशियल इंक्लूजन। ओके, इस स्कीम के अंदर फाइनेंशियल इंक्लूजन समझिए तो द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बोथ हैं टू प्रोवाइड बैंक अकाउंट टू एवरी सिंगल इंडिविजुअल ऑफ एज 18 और एबव। 18 साल के जो हो गए हैं और 18 साल से ऊपर के जो हो गए हैं उनको पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को बैंक अकाउंट, बैंकिंग सिस्टम प्रोवाइड करना है। ठीक है, द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक बोथ हैव टू प्रोवाइड बैंक अकाउंट टू एवरी सिंगल इंडिविजुअल 18 एंड 18 प्लस। ठीक है, याद रखिएगा लोगों। इस प्रोग्राम को जब मोदी जी आए थे उस समय ले आए 28 अगस्त 2014 में। ठीक, पहले दिन क्या किया गया कि 77,000 यानी कि 77,000 कैंप लगाए गए थे और 1.5 करोड़ बैंक अकाउंट खोले गए। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था, भारत ने गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। एक दिन में 1.5 लाख करोड़ लोगों का बैंक अकाउंट खोलकर। बहुत सक्सेसफुल तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि इसके बहुत सारे निगेटिव्स भी हैं जो कि हम देखेंगे, लेकिन हाँ सक्सेसफुल हुए, बहुत हद तक सक्सेसफुल हुए। अब कोई भी पॉलिसी आएगा तो कुछ ना कुछ दिक्कत तो आएगा ही, क्योंकि डेवलपिंग कंट्री है हमारा भारत, तो दिक्कतें इसमें भी आई, बहुत दिक्कतें आई जो कि हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो 77,000 कैंप्स वेर सेटअप, अप्रॉक्स 1.5 करोड़ बैंक अकाउंट ओपन हुए। वर्ल्ड रिकॉर्ड था, याद रखिएगा, वर्ल्ड रिकॉर्ड। और अब तक टिल नाउ 33 करोड़ बैंक अकाउंट वेर ओपन, अप्रॉक्सली 33 टिल नाउ। दिस scheme, under this scheme 33 करोड़ बैंक अकाउंट्स वेयर ओपन, बैंक अकाउंट वर ओपन। ओके, अब इसके लिए, इसको फाइनेंशियल इंक्लूजन को अचीव करने के लिए क्या क्या मेजर्स गवर्नमेंट ने ली, वही सेम मेजर्स जो कि हम फाइनेंशियल इंक्लूजन में पढ़े हैं, कुछ वहीं यूज हो जाएंगे, एक आध एक्स्ट्रा है उसको हम देखेंगे। जैसे कि ईज केवाईसी आप लोग सब लोग जान रहे होंगे, इस समय हर जगह आधार और बैंक अकाउंट को लिंक करने का आखिरी डेट दे दिया गया है। तो इसके अंतर्गत क्या किया गया कि केवाईसी को इजी कर दिया गया। ठीक है, बहुत लोग आज भी ऐसे भारत में हैं जिनके पास आधार कार्ड नहीं है। ठीक है, तो उनको, उनकी सुविधा के लिए उनको भी अकाउंट मिले कि डायरेक्ट सरकार उन्हीं को उनका जो भी बेनिफिट्स दे, सोशल वेलफेयरिज्म का काम करे सरकार, तो डायरेक्ट उनके अकाउंट में ही भेज दिया जाए। तो इस केवाईसी नॉर्म्स वेयर ईज्ड। ठीक है, अब कैसे ईज्ड हुआ वो भी देखना जरूरी है। ईज्ड हो गया, सबको मालूम है, लेकिन कैसे ईज्ड हुआ आइए मैं आप लोगों को ये बताता हूँ। इसने क्या किया कि अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप मनरेगा का जॉब कार्ड यूज कर सकते हैं, अगर वो भी नहीं है तो आप ग्राम पंचायत से बस लिखवाइए कि आप उस गांव के हैं। इतना आसान किया गया केवाईसी को। लिख लीजिए, इन एब्सेंस
ऑफ आधार कार्ड मनरेगा जॉब कार्ड used as valid proof. Okay, if मनरेगा is also absent, then ग्राम पंचायत रिटर्न प्रूफ इज ऑल्सो वैलिड। ओके, केवाईसी कराने के लिए अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप मनरेगा कार्ड यूज करिए, अगर वो भी नहीं है तो बस ग्राम पंचायत से लिखवाइए कि आप उस गांव के निवासी हैं और बहुत समय से उस गांव में रह रहे हैं। दूसरा क्या किया गया, सेविंग अकाउंट प्रोवाइडेड। सबको इसमें जो अकाउंट खोले गए हैं इसके अंतर्गत सेविंग अकाउंट प्रोवाइड कराया गया। ठीक है, सेविंग अकाउंट प्रोवाइड कराने का क्या मकसद था सरकार का। सेविंग अकाउंट तो पहले इन्होंने जीरो का वो किया, यानी कि जीरो मिनिमम बैलेंस पे आप बना सकते हैं, जो कि हम पहले भी देखे थे। नो फ्रिल्स अकाउंट जो होते हैं उनको हम जीरो बैलेंस अकाउंट कहते हैं। फिर से एक बार आप लोग लिख लीजिएगा, नो फ्रिल्स अकाउंट। ओके, दैट इज जीरो मिनिमम बैलेंस। तो आप ज़्यादातर अगर कहीं लिखिएगा, मेंस में आता है इसका लिखने को कि क्या मेजर्स अपनाएं, तो नो फ्रिल्स अकाउंट वर्ड का यूज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा एग्जामिनर को। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी खेल ही है प्रेजेंटेशन का, मेंस में क्या करना है, नॉलेज तो प्री में चेक कर लेती है, अब प्रेशर में आप कैसे प्रेजेंट करते हैं वो चेक होता है आपका मेंस में। तो उसके लिए क्या कहते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक्स अगर कर रहे हैं तो इकोनॉमिकल वर्ड्स को यूज करें। जियोग्राफी का आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो जियोग्राफी के कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं उनका एक डिक्शनरी बनाइए, 100 वर्ड्स याद करिए, इकोनॉमिक्स के कुछ वर्ड्स याद करिए। ठीक है, तब ज़्यादा मज़ा देगा आंसर राइटिंग में। फिर उसके बाद रुपे डेबिट कार्ड दिया गया, इसके अंतर्गत जो है रुपे डेबिट कार्ड प्रोवाइड कराया गया। एनपीसीआई भारत में रुपे कार्ड यूपीआई वगैरह को रेगुलेट करती है। आगे हम लोग इसे देखेंगे, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ओके, रुपे कार्ड क्यों दिलाया गया, क्योंकि रुपे कार्ड का चार्ज कम है वीज़ा एंड मास्टर कार्ड के तुलना में, बिकॉज इट चार्जेस लो चार्ज देन वीज़ा एंड मास्टर कार्ड। कारण क्या है इसके पीछे जान जाइए कि जो रुपे कार्ड है वो भारतीय एनपीसीआई प्रोवाइड कराती है और वीज़ा और मास्टर कार्ड जो है वो अमेरिका का है। ओके, इसलिए रुपे कार्ड का चार्जेस कम है, मैक्सिमम 2/3 है। जैसे अगर वो 100 ले रहे हैं तो इनका 75 की लमसम है, बट लगता कितना है 140 समथिंग लगता है। उसके बाद क्या किया कि इसमें जो अकाउंट खुलेगा उसमें एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी प्रोवाइड कराएं, और इंश्योरेंस जो प्रोवाइड कराएं उसका प्रीमियम इनको नहीं भरना है, यानी कि अकाउंट होल्डर को नहीं भरना है, उसका प्रीमियम रुपे कार्ड जो प्रोवाइड कराएगा, रुपे वो जो मंथ ईयरली चार्जेस कटेंगे उस अमाउंट से पे करेगा। ठीक है, और कोई भी स्पेसिफिक चार्ज उस नाम का नहीं काटेगा, जो कटता है मिनिमम उसी में से वो पे करेगा। ओके, प्रीवियसली 1 लाख
लोन इसके अंतर्गत दिए जाते थे, एक्सीडेंटल लोन। बट अब क्या हो गया, उसे 2 लाख कर दिया गया है बाई HDFC। और इफ अकाउंट ओपन बिफोर 26 जनवरी 2015 से पहले कर जो लोग अकाउंट खुलवाए थे, कब आया था, अगस्त 2014 में। और 26 जनवरी 2015 से पहले जिन्होंने अकाउंट खुलवा लिया था उसे 30,000 का LIC द्वारा एडिशनल इंश्योरेंस मिलेगा। ठीक है, प्रीवियसली 1 लाख, नाउ 2 लाख बाई HDFC। ठीक है, और इसमें जान जाइए, इफ अकाउंट ओपन बिफोर 26 Jan 2015, एडिशनल 30,000 बाई LIC। और प्रीमियम कौन दे रहा है, बाई रुपए। ओके, सेम KCC में जो था वही चीज़ यहाँ पे भी है, किसान क्रेडिट कार्ड वाले में। उसके बाद लास्ट देखते हैं ओवर ड्राफ्ट फैसिलिटी। जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं उनसे तो यही अनुरोध है मेरा कि पटाखे ना ही फोड़िएगा लोग, पहले ही इतना पॉल्यूशन है। बाकी सबकी धार्मिक है, आपकी आस्था है, आप फोड़िए, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर थोड़ा सा सोसाइटी की सोचे तो आप लोगों का एक स्टेप शायद कुछ भला कर दे सोसाइटी के लिए। ओके, आगे देखते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के अंदर क्या किया गया। ठीक है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के अंदर क्या किया गया कि जो बंदे यानी कि जो अकाउंट होल्डर लगातार 6 महीने तक एक्टिव रहेंगे अपने अकाउंट के साथ, लेन देन करेंगे, तो उनको 5,000 रुपये का लोन दिया जाएगा। ये डिसाइड हुआ था पहले और ये पहले फॉलो होता था। ठीक है, बट बाद में इसे 5,000 को बढ़ा के 10,000 रुपये कर दिए गए। ठीक है, टाइप ऑफ लोन बाय बैंक टू कस्टमर। ठीक है, ये समझ गए आप लोग। क्या क्या इसमें देखें हम लोग, पहला देखें KYC को यूज कर दिया, दूसरा क्या देखें सेविंग अकाउंट प्रोवाइड कराया, तीसरा रुपए डेबिट कार्ड प्रोवाइड कराया, और तीसरा क्या एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, और चौथा ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं इसके बेनिफिट क्या हुए हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ जैम ट्रिनिटी, ये जैम ट्रिनिटी का पार्ट था, यानी कि JAM यानी 3 वर्ड्स, जैम ट्रिनिटी यानी जन धन आधार मोबाइल, इसका मेन एजेंडा था। इट इज अ पार्ट ऑफ जैम ट्रिनिटी यानी कि 3 चीज, जैम ट्रिनिटी। जे फॉर क्या है, जन धन, ए फॉर आधार, एम फॉर मोबाइल। ओके, इसके अंदर क्या हो गया, हेंस इसके फायदा क्या होगा कि जो भी बेनिफिट, जो भी सोशल, ये जो भी प्लान पॉलिसी लाएगी सरकार, गवर्नमेंट, वो डायरेक्ट बेनिफिशियरी के अकाउंट में दिया जाएगा। जैसे किसान का जो 1,000 रुपया 6,000 आता है, तो 2,000 जो 4 महीने पे आता है, वो सरकार डायरेक्ट किसानों के खाते में भेज देती है। पहले क्या होता था, प्रधान और ब्लॉक प्रमुख के पास जाता था DM के थ्रू, तो DM तो ब्लॉक प्रमुख प्रधान को दे दिया, एक एक को तो चेक कर नहीं पाएगा, कहीं कहीं जाएगा चेक कर लेगा। तो इसमें क्या होता था, प्रधान जी पैसा मार लेते थे और ब्लॉक प्रमुख जी पैसा मार देते थे। मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, तो सॉरी, किसी को बुरा लगा हो तो कुछ जगह करप्शन होते हैं, मैंने उसको बोला है बस। ओके, आगे देखते हैं। इसके अंदर क्या था कि हेंस ऑल बेनिफिट्स इन फ्यूचर डायरेक्टली ट्रांसफर टू द बेनिफिशियरी
अकाउंट। दूसरा क्या कहते हैं, प्रमोट्स अ हैबिट ऑफ सेविंग, सेविंग के हैबिट्स को प्रमोट करने के लिए मेनली इसका एजेंडा था। सेव करेंगे तो कभी इमरजेंसी सिचुएशन में यूज कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर मिडिल क्लास तो सेविंग करती है, बट स्मॉल क्लास लोअर सोसाइटी के लोग सेविंग नहीं करते हैं। प्रमोट्स अ हैबिट ऑफ सेविंग इन द बैंक्स। ओके, इंश्योर मनी एट होम गोज टू इकोनॉमी, जो पैसा घर में रखते थे वो अब इकोनॉमी में रहेगा और सेफ भी रहेगा, ना चोरी वोरी फलाना ढिमकाना का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ठीक है, तीसरा देखते हैं, कैशलेस ट्रांजैक्शन को बूस्ट करने के लिए हुआ था। पिछले लेक्चर में मैंने कैशलेस ट्रांजैक्शन पे 5 मिनट का लेक्चर दिया है, तो वहाँ आप लोग देखिएगा। यहाँ भी बता दे रहे हैं कैशलेस ट्रांजैक्शन का फ़ायदा क्या है कि एक्स शॉप वाला सामान कहीं से खरीद कर लाता है 100 रुपये में, गवर्नमेंट को शो करता है कि मैंने 200 में बेचा है, और आपसे कैश में 600 में बेचता है, तो कैश का कोई हिसाब नहीं होता है, कोई प्रूफ नहीं होता है, तो वो 400 रुपया ब्लैक मनी में चला जाता है। ठीक है, बट अगर आप ये ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो पैन आधार अकाउंट लिंक होने के कारण ये उसे शो करना पड़ेगा कि मैंने 600 का बेचा है, उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग कहीं भी जाया करिए तो कोशिश किया करिए ज़्यादातर कैशलेस पेमेंट करें, ऑनलाइन पेमेंट करें। और आजकल तो सब क्या कहते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। आजकल फुल्की चाय वाले तक ऑनलाइन पेमेंट लेने लगे हैं, क्योंकि उनको छुपाना नहीं है, लेकिन जिसको छुपाना है वहाँ जाएंगे वो नहीं ले रहे हैं। ठीक है, फिर देखते हैं, इंश्योर सोशल सिक्योरिटी इन फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस कवर। इंश्योरेंस कवर पीछे ही देखे हैं, वही चीज़ यहाँ पे भी है, लिख लीजिए। दोबारा क्या समझाऊं, जिससे दिक्कत होगा बैक करके आप लोग देख लीजिएगा। मेजर्स में ही पूरा अच्छे से डिटेल से मैंने समझा दिया है। फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस कवर, इसके अंदर 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस HDFC द्वारा दिया जाता है, और 2015 से पहले का अकाउंट है तो उसमें 30,000 रुपये LIC एक्स्ट्रा देती है। ठीक है, 2 लाख रुपीज एक्सीडेंटल इंश्योरेंस बाय HDFC। ठीक है, और 5वां है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, वो भी पहले दिखा दिया। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया। ठीक है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज इसी वीडियो में 10 मिनट बैक जाएंगे आपको तो मिल जाएगा, तो घबराने वाली बात नहीं है। सर्व एज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड क्रेडिट फैसिलिटी। ओके, उसके बाद देखते हैं इसके घाटे क्या हैं। पॉलिसी बहुत अच्छा था, वर्क भी बहुत किया, बट हर पॉलिसी के कुछ घाटे होते हैं, उसे भी देखते हैं। चलिए देखते हैं आगे, और इसी के साथ हम अपने आज के लेक्चर को एंड करेंगे। और कल आप लोगों को बताऊंगा मैं पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, नचिकेत मोर कमेटी रिपोर्ट्स आया था, उसके बाद इसको लाया गया, उन्होंने सजेशन दिया था। तो इसमें क्या हुआ, पहला घाटा क्या था, इसका मतलब निगेटिव क्या था कि नंबर ऑफ बैंक्स अकाउंट नॉन डॉर्मेंट, जो उसमें उस समय 500 रुपया डाल के खुलवा लिए। ठीक, 0 बैलेंस पे खुल रहा था, लोगों ने खुलवा लिया, 500 डाल दिए उसमें, बाद में उसको उतार लिया। ठीक है,
बाद में बहुत सारे अकाउंट अनएक्टिव हो गए। अकाउंट आर नाउ डॉर्मेंट। लोगों ने 500 डाल के छोड़ रखा है, बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा, यूज़ नहीं कर रहे हैं, जानकारी नहीं है कि नहीं यूज़ करेंगे तो ब्लॉक हो जाता है अकाउंट। तो ये बहुत सारा देखने को मिला। दूसरा क्या था कि जिसके कारण फाइनेंशियल बर्डन आ गया। डेबिट कार्ड दी, क्रेडिट कार्ड दी, उनको रजिस्टर में मेंटेन की, उनका नाम चलाई, फलाना ढमकाना। तो इससे फाइनेंशियल बर्डन बैंक्स के ऊपर बढ़ा। ओके। तीसरा क्या कि हुआ कि वेस्टेज ऑफ रिसोर्स, पेपर बर्बाद हुआ, पालू बनाए, कार्ड बनाए, प्लास्टिक बर्बाद हुआ, टाइम बर्बाद हुआ, इलेक्ट्रिसिटी बर्बाद हुआ, बाद में उन्होंने कोई फ़ायदा नहीं उठाया। तो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज भी हुआ, प्रचार किए, एडवर्टाइजमेंट किए। ठीक। फिर चौथा देखते हैं और लास्ट है बर्डन ऑन बैंकिंग सिस्टम। बैलेंस शीट में प्रॉब्लम हुई, बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ गया बैंक के अंदर। ठीक है। कल हम लोग देखेंगे, कल का हमारा जो मेन टॉपिक होगा और बैंकिंग सिस्टम का इस समय का सबसे हॉट स्पॉट टॉपिक है पेमेंट बैंक्स एंड स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स। ओके। और इन सब के लाने को एक कमेटी है, उसके रिकमेंडेशन पे ये आया था, तो उसे भी देखेंगे हम लोग, नचिकेत मोर कमेटी रिपोर्ट। ओके। और कोई टॉपिक है अगर इस आज की क्लास से रिलेटेड या प्रीवियस क्लास से रिलेटेड या कोई भी यूपीएससी से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप @UPSC _ शिवम पे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे मैसेज करिएगा। कोई भी क्वेरी यूपीएससी से रिलेटेड या फिर प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड है तो आप मैसेज कीजिएगा, 24 आवर्स के अंदर आप लोगों को सॉल्यूशन मिलेगा। और नेक्स्ट मंडे, यानी कि ये मंडे तो आज का ख़त्म हो गया, इसके बाद जो मंडे आएगा उसमें हम लोग पॉलिटी का बैच ला रहे हैं। पॉलिटी आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। ओके। मैं डेट आप लोगों को बता देता हूँ अभी कंफर्म करके। अगला मंडे पड़ेगा 13 को, यानी कि 13 तारीख से पॉलिटी के बैच आएंगे, रेगुलर क्लास आएंगे। ओके। छोटे छोटे क्लास आएंगे, आधे आधे घंटे के, 30-35 क्लास में ख़त्म कर दूंगा। ठीक है। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। गुड लक। सी यू टुमारो।